हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो चैप्टर में अभी तक हमने समझा है नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के जो आपके पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हमने बात की है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम आपने कहा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की आपने बात की है। तो आपने प्रीवियस जो आपका लेक्चर था उसमें आपने ब्रेन को पढ़ा है, और उसके बाद आपने कुछ टर्म्स पढ़े हैं, जैसे रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, उन्हें एक बार आप लोग देख लेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस आपके टॉपिक्स हैं उन्हें आप लोग रिवाइज कर लेंगे। चलिए, आपने ब्रेन के बारे में बात की थी। पार्ट्स ऑफ ब्रेन हमने यहाँ पर देखे थे, और साथ ही साथ उनके फंक्शंस हमने देखे थे। हमारे पास आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के को हमने समझा था रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू। क्लियर है? चलिए, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मस्कुलर मूवमेंट एंड नर्वस कंट्रोल। आपने कहा जो आपकी मसल्स में मूवमेंट होती हैं और आपका जो नर्वस कंट्रोल है वो किस प्रकार से होता है। तो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर कि जो आपके मसल्स होती हैं, अभी आपके पास मसल्स बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन जब आप बोन पढ़ते हैं, जब आप मसल्स पढ़ते हैं और जब आप मूवमेंट को पढ़ते हैं, तब आप बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर समझते हैं। तो एक्चुअली में आपके जो मसल सेल्स होती हैं उसमें बहुत सारे माइक्रो होते हैं। इस प्रकार से ये मसल सेल है, और इसमें बहुत सारे क्या होंगे, ट्यूब्यूल्स होंगे। ठीक है, इस प्रकार से माइक्रो होंगे। अब यहाँ पर आपने कहा ये जो मसल्स है इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। क्लियर है? कुछ प्रोटीन्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। कैसे होता है? हमने कहा कि जैसे ये सेल है, यहाँ पे जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिग्नल देगा। ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिग्नल देगा, और ये जो मसल सेल्स का जो एससीआर है, एससीआर का मतलब क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस प्रकार से। अब ये क्या करेगा, जो कैल्शियम है उसे यहाँ पे रिलीज करेगा, और कैल्शियम क्या करेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और इसी जो श्रृंखला में क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो यही हमें पढ़ना है कि मस्कुलर मूवमेंट और नर्वस कंट्रोल जो है इनके बीच में क्या संबंध है, कैसे होता है। तो हमने कहा मसल टिश्यू हैव स्पेशल फिलामेंट्स कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। तो आपने कहा मांसपेशी ऊतकों में विशेष तंतु होते हैं जिसे एक्टिन और मायोसिन कहा जाता है। ठीक है, when a muscles receive a nerve signal, a series of events is triggered in the muscles। आपने कहा कि जब क्या होता है, एक मांसपेशी को तंत्रिका संकेत प्राप्त होता है, तो मांसपेशियों में घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। It result in actin and myosin filaments sliding। अच्छा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। आपने कहा कैल्शियम आयन एंटर द मसल्स सेल। क्या होगा, यहाँ पे जो कैल्शियम आयन है वो मांसपेशी कोशिका में प्रवेश करता है। कैल्शियम यहाँ पे रिलीज हुआ था, तो ये क्या करेगा, मांसपेशी कोशिकाओं में प्रवेश करता है। एंड इट रिजल्ट in actin and myosin filaments sliding towards each other, and that is how a muscle contracts। Contraction in muscles bring movement in the related organs। आपने कहा कि क्या होता है, जब जब कैल्शियम आयन मांसपेशी कोशिका में प्रवेश करता है, तो इसके परिणाम स्वरूप एक्टिन और मायोसिन तंतु एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं, और इस तरह मांसपेशी क्या होती है, सिकुड़ती है, और मांसपेशियों में संकुचन से संबंधित अंग में गति आती है। ठीक है, चलिए अब एक्चुअली में थोड़ा सा समझिए कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब होता है तो मसल सेल्स के साइज में क्या कोई डिफरेंस आता है। देखिए, हमने कहा यहाँ पर जो एक्टिन और मायोसिन है, 2 फिलामेंट हैं,
यही हमने पढ़ा था। दो क्या है हमारे पास विशेष तंतु आते हैं और ये क्या करते हैं, जब इन्हें संकेत प्राप्त होते हैं मांसपेशी जो को तंत्रिका से जो संकेत प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे कुछ क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं या कुछ प्रोसेस यहाँ पर होती हैं। तो हमने कहा कि कैल्शियम आयन मांसपेशी कोशिका में प्रवेश करेंगे और इसके परिणामस्वरूप एक्टिन और मायोसिन तंतु एक दूसरे की ओर खिंच सकते हैं। तो हमने कहा दो प्रकार के, इस प्रकार से ये दो ट्यूब्यूल्स कहिए या दो फिलामेंट कहिए, ये इस प्रकार से है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है। इसमें हमने क्या समझा, ध्यान से देखिए, क्या हमने यहाँ पे साइज जो है, साइज को डिक्रीज किया है, यानी कि जो यहाँ पर मसल सेल्स हैं, जो मसल्स हैं, जो मांसपेशी है, क्या उसके साइज में कोई डिफरेंस आया है? अब ध्यान से देखेंगे तो साइज में कोई डिफरेंस नहीं आया है। ठीक है, साइज उतना ही है। एक्चुअली में हुआ क्या, बस जस्ट स्लाइड हुए हैं। जैसे कि हमने कहा ये दो प्रकार के, हमने कहा फिलामेंट है और ये इस प्रकार स्लाइड होते हैं, तो अगर ये आगे की ओर स्लाइड हुए हैं तो अपने का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ये अब वापस अपनी पोजीशन में आ गए तो रिलैक्सेशन है। अगेन ये स्लाइड होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन है, ये अपनी लाइन में आ गए तो क्या अपनी पोजीशन में आ गए तो रिलैक्सेशन है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल सेल्स के जो शेप है, जो साइज है, शेप की बात करेंगे, जो साइज है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्शन को हम ये समझते हैं कि ये कोई बॉक्स है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ये छोटा हो गया, ऐसा ही समझते हैं कॉन्ट्रैक्शन को कि हमने किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी चीज को हमने क्या किया, यहाँ पे फोर्स लगाया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वो संकुचित हो गया, संकुचन से उसका जो साइज है वो छोटा हो गया है। जैसे मैंने कहा मेरा हाथ है, मैंने अपने हाथ को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मुट्ठी बन गई है, मेरे हाथ का साइज छोटा हो गया, फिर मैंने अपने हाथ को रिलैक्स किया, अब मेरे हाथ हथेली का जो साइज है वो बढ़ गया। लेकिन ऐसा जो ये जो प्रोसीजर है वो सेम आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी मसल सेल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्चुअली में स्लाइडिंग के थ्रू होता है। स्लाइडिंग, जैसे आपने गेट देखा होगा, स्लाइडिंग वाला गेट होता है, ठीक है, वैसे ही। तो ये हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के पास आए हैं और यहाँ पर क्या है, पहले जो साइज था मसल सेल्स का, जो एरिया था वो ये है, एरिया पहले ये था। अब जब ये स्लाइडिंग इनमें हुई है तो अब एरिया जो है वो ये हो गया है। ठीक है, एरिया जो है वो ये हो गया है यहाँ पे। तो इस एरिया में डिफरेंस आया है, ना कि मसल सेल्स के जो साइज है उसमें क्या हुआ है, डिफरेंस आया है। क्लियर है? तो एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए मस्कुलर मूवमेंट एंड नर्वस कंट्रोल को, क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, और यहाँ पर आगे हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में बात करेंगे, कुछ हॉर्मोन्स के बारे में यहाँ पर बात होगी। तो चलिए एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है आपका, दैट इज रिलेटेड टू आवर ग्लैंड्स, यानी कि ये हमारी ग्रंथियों से संबंधित होता है। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम बात करें, अगर हम सबसे पहले तो एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, हमने कहा वहाँ पे हम ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। और अगर दूसरा हमारे पास सिस्टम आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्चुअली में अगर हम बात करें ग्लैंड्स के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा हमारे पास आती है एंडोक्राइन ग्लैंड और हमारे पास आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। सिर्फ एक ग्लैंड नहीं होगी, बल्कि एक से ज्यादा हमारे पास क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम ये समझिए कि जो ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, वो यहाँ पे दो प्रकार की होती हैं। और दो प्रकार की में हमने क्या बोला, हमने कहा एंडोक्राइन होती है और एक्सोक्राइन यहाँ पर होती है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि दोनों का काम यहाँ पर होता है सिक्रीशन, यानी कि श्रावण, कोई ना कोई चीज, किसी न किसी चीज का सिक्रीशन हम कर रहे हैं। जब आपने क्लास 9th में टिश्यू चैप्टर पढ़ा था तो टिश्यू चैप्टर में हमने क्या बोला था, यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू की बात की थी। हमारे पास जब एपिथेलियल टिश्यू आया था, ये आपको याद होगा,
एपिथेलियल टिश्यू जो हमारे पास आया था उसमें हमने कहा था कि एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें हमने कहा था क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, कॉलमनर है, यहाँ पे सीलिएटेड है, यहाँ पे ग्लैंडुलर है। ठीक है, तो अलग अलग हमारे पास क्या आया था, ग्लैंडुलर टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू आया था। उसमें एक हमारे पास आया था ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जिसमें हम बात कर रहे थे ग्लैंड्स के बारे में। हमने कहा क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन हमने क्या देखे थे, हमने कहा था प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है, शेप आपको देगा। ठीक है, दूसरा आपने कहा कि लाइनिंग और कवरिंग में मदद करता है, तीसरा आपने जहाँ पे सिक्रीशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो सिक्रेशन में हमने क्या देखा था, हमने कहा जहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे सिक्रेशन या श्रावण होता है। तो दोनों ही सिक्रेशन या श्रावण करेंगे। ठीक है, हमने कहा दोनों ही क्या करेंगे, सिक्रेशन या श्रावण करेंगे। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या है, यहाँ पर आपने कहा कि जो एंडोक्राइन है उसे हम क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। और एक्सोक्राइन में क्या पाए जाते हैं, डक्ट प्रेजेंट होती हैं, डक्ट जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो ध्यान से देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड में अपना सिक्रीशन कर रही है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन कर रही है। सिक्रीशन क्यों कर रही है, आपने कहा अलग अलग प्रोसेस के लिए सिक्रीशन होता है। जैसे जैसे अगर हम एग्जांपल है, आपने कहा आपकी हाइट है, आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है। आपकी बॉडी में आपने कहा कि यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन रिलीज हो रहा है। आपने कहा कि डाइजेशन के लिए यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, या आपने कहा यहाँ पे सलाइवा रिलीज हो रहा है, सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है। आपने कहा आपकी बॉडी में जो होती है वो स्वेटिंग होती है, पसीना जो निकलता है, जो स्वेटिंग होती है वो हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। आपने कहा ग्रोथ हार्मोन हो गया, या इंसुलिन हो गया, या स्वेट हो गया है। ठीक है, या हमने कहा सलाइवा हो गया है, या और भी जितने आपके हार्मोन्स होते हैं। तो ये जो भी रिलीज हो रहे हैं, जो भी सिक्रेट हो रहे हैं, वो क्या है, अलग अलग प्रोसेस के लिए होंगे। जैसे जैसे अगर हम सलाइवा के बारे में बात करें तो सलाइवा क्या करेगा, सलाइवा क्या करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, आपकी वृद्धि को बढ़ाएगा। इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने कहा कि सिक्रेशन जो हो रहे हैं उनके अलग अलग काम है, अलग अलग फंक्शन है। अब सिक्रेशन कहाँ से होते हैं, जहाँ पर इनका काम होता है। जैसे जैसे हमने कहा सलाइवा है, सलाइवा का काम कहाँ होता है, सलाइवा जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में थूक कहते हैं, क्योंकि अब आप धीरे धीरे हायर क्लासेस में आ रहे हैं, तो आप जो टर्म्स हैं उन्हें जो आपके साइंटिफिक या बायोलॉजिकल टर्म्स हैं आप उन्हें यूज़ करेंगे। तो अब हम थूक को थूक नहीं कहते हैं, हम सलाइवा कहते हैं। ठीक है, जो सलाइवा होता है वो कहाँ पाया जाता है, आपने कहा हमारे माउथ में, हमारे मुंह में होता है सलाइवा, और उसका फंक्शन है डाइजेशन। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सलाइवा रिलीज कहाँ से, सिक्रीट कहाँ से होता है, यानी कि कहाँ से निकल रहा है। सलाइवा का काम कहाँ पर है, मुंह में है। तो सलाइवा का जो सिक्रीटरी जो प्लेस है, यानी कि जहाँ जिस स्थान से वो निकल रहा है, क्या वो मुंह से ही निकलता है, कहाँ से निकलता है सलाइवा। दूसरा, ग्रोथ हार्मोन का काम कहाँ होता है, ऑल ओवर द बॉडी। आपकी अगर ग्रोथ हो रही है तो आपने कहा आपकी हाइट भी बढ़ रही है, आपकी हाइट में आपने कहा आपके दोनों हाथों की जो लंबाई है वो भी इक्वली बढ़ रही है, पैर में जो पैरों की लंबाई है वो भी बढ़ रही है, यानी कि आपके जो बोन्स हैं, बोन्स की जो लेंथ है वो सारे बोन्स में ग्रोथ हो रही है। ठीक है, आपने कहा कि इंसुलिन जो है कहाँ रिलीज हो रहा है, कहाँ से रिलीज हो रहा है, पैनक्रियास से रिलीज होता है। ठीक है, तो आपने कहा कि ये जो रिलीज करने वाली जो चीजें हैं, जैसे इंसुलिन को तो कौन रिलीज कर रहा है, पैनक्रियास, इसका आंसर आपको मिल गया। तो आपने कहा कि ऐसे ही हमें पता होता है, या हमें पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है या श्रावण हो रहा है जिन भी चीजों का, वो कहाँ से होता है। तो हमने कहा सलाइवा का जो सिक्रीशन है वो कहाँ होता है, सलाइवरी ग्लैंड से होता है। सलाइवा का सिक्रीशन कहाँ से होगा, सलाइवरी ग्लैंड से होगा, यानी कि एक ग्रंथि से होगा।
सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पाए जाएंगे? आपने कहा सलाइवरी ग्लैंड आपके 3 जोड़ी होती है, एक तो यहाँ होती है, ठीक है, एक यहाँ होती है, एक टंग के नीचे होती है, जैसे पैराइटल है या सबलिंगुअल जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं। जब हमने डाइजेशन की बात की है तो हमने ग्लैंड्स के बारे में बात की है। तो आपने कहा यहाँ से आपने फील किया होगा कि जब आपको बहुत भूख लगती है और आप खाने को देखते हैं या आप खाना इमेजिन करते हैं तो सलाइवेशन होता है, आपके मुंह में लार आता है, तो वो सलाइवेशन को आप फील करते हैं कि यहाँ से निकलता है या आपके टंग के नीचे से, आप बहुत इजीली उन्हें फील कर सकते हैं, यहाँ से निकल रहा है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलेगा? आपने कहा आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जो कि आपके ब्रेन में होगी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट होगी और सारे जो जहाँ पे भी ग्रोथ हार्मोन का काम होगा वहीं पे ग्रोथ हार्मोन जाता है। इसका एक सिंपल सा मतलब हम ये समझे कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे इस ऑर्गन में किसी हार्मोन का काम है, ऐसा नहीं है कि यही ऑर्गन उस हार्मोन को रिलीज करेगा। हार्मोन किसी एक जगह से या जो सिक्रीशन है वो किसी एक जगह से सिक्रीट होकर के किसी दूसरी जगह जाते हैं जहां पर उन्हें काम करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने कहा कि इसके लिए कोई एक पैसेज होगा कोई पैसेज। हमने कहा इसीलिए 2 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। एक तो ऐसी ग्लैंड है जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कह रहे हैं, जिसमें डक्ट होती हैं, ठीक है, जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे ही डक्ट होती हैं। जब सिक्रीशन होता है तो डक्ट के माध्यम से वो जो सिक्रीशन है अपनी टारगेट प्लेस पे चला जाता है, टारगेट प्लेस जहाँ पर कि उसे क्या करना है, काम करना है, एक्शन करना है। लेकिन दूसरी टाइप की जो ग्लैंड्स होती हैं दैट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनमें कोई डक्ट नहीं होती है, तो ये अपना सिक्रीशन कहाँ डालते हैं, कैसे भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो यही चीजें हमें पढ़नी है। तो हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम, हमें बेसिकली फोकस करना है एंडोक्राइन सिस्टम पे। थोड़ा सा एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे, तो एक बार आप लोग घर से पढ़ के लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।